स्टार्ट करते हैं लैग्रेंजियन लीनियर इक्वेशन का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने समझा था लैग्रेंजियन लीनियर इक्वेशन कैसी होती है और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे ये लिखा लैग्रेंजियन लीनियर इक्वेशन और उसके पूरे वर्किंग मेथड कि हम लोग कैसे लैग्रेंजियन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे। ठीक है, जो आज का लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे लैग्रेंजियन लीनियर इक्वेशन के कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में आते हैं, और हम वो क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, यानी कि जो हम लोगों के पेपर में आया था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप इसे देख रहे हो पहली बार तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि लैग्रेंजियन लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो देखिए हमारे पास होती है लैग्रेंजियन लीनियर इक्वेशन, यानी कि हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, उसका हम लोगों को सोल्यूशन करना होता है। अब जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्मेट में होती है। ठीक है, पीपी क्यू क्यू इक्वल्स टू आर। अब यहाँ पे कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर हैं जो वो हम लोगों को सवाल में दिए गए होते हैं। दिए गए होते हैं मतलब कि हम लोग खुद समझ जाते हैं कि ये पी क्यू आर ये है। ठीक है, और जो स्मॉल पी है स्मॉल क्यू है ये सिंपली डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप है। इन 3 स्टेप की हेल्प से हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी कि जो हम लोगों के पास होती है, और आंसर फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि एक इक्वेशन आई जो इस फॉर्मेट में होती है। सपोज हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो ये फॉर्मेट है क्या ये इससे मैच कर रही है या नहीं वो देखिए। वहां पे इक्वेशन है पीपी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर। ठीक है, देखिए ये इसी पे बेस्ड है। अब यहाँ पे कैपिटल पी की जगह पे क्या है एक्स, कैपिटल क्यू की जगह पे क्या है वाई, आर की जगह पे क्या है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी ये पी ये है और क्यू ये है, यानी कि हम लोगों को कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर इजिली मिल जाएगा। देखिए कैपिटल पी क्या है एक्स, कैपिटल क्यू क्या है वाई, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि पी क्यू आर क्या होते हैं वो हम लोगों को क्वेश्चन देख के पता चल जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना वर्किंग मेथड कि लैग्रेंजियन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो स्टेप हैं वो कैसे होते हैं, उन्हें कैसे फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें पहले स्टेप में क्या करना होता है, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशंस को क्रिएट करना होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम लोग क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं dx के नीचे p, dy के नीचे q, dz के नीचे r लिख देते हैं। और p q r क्या है ये देख लीजिए, p q r की जो भी वैल्यू होगी वो सिंपली हम लोगों को इस सीक्वेंस में रख देनी है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म आ चुके होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब इन तीनों को सॉल्व करते हैं और इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हम लोगों को 2 इक्वेशन चाहिए होती हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, इसको इग्नोर कर देते हैं। अब जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाती है फिर हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक हम लोगों को एक इक्वेशन नहीं मिल जाती। ठीक है, अगर इन केस हम लोगों को इक्वेशन नहीं मिली तो हम लोग क्या करेंगे दूसरे वाले और तीसरे वाले टर्म को देखेंगे, यानी कि इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को देखेंगे और इन दोनों को देखने के बाद यानी कि इनको सॉल्व करके इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और सपोज यहां से नहीं मिली तो हम लोग क्या करेंगे पहला और तीसरा उन्हें सॉल्व करेंगे और हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो जो हम लोगों का कंक्लूजन केवल इतना है कि हम लोगों को 2 इक्वेशन को फाइंड करना है। अब कैसे होती हैं, क्या करना पड़ेगा वो हम लोगों की प्रॉब्लम है, यानी कि वो हम लोगों को कैसे भी करना पड़े पर हम लोगों को वो करना ही है। तीसरा स्टेप सबसे सिंपल होता है, हम लोग एक फंक्शन अपने आप से लिखते हैं f c1 और c2। जो c1 है वो यहाँ पे यानी जो हम लोगों की पहली इक्वेशन जो मिली होगी उसे यहाँ पे लिख देते हैं, और जो c2 है यानी जो दूसरी इक्वेशन मिली होगी वो यहाँ पे लिख देते हैं, और सिंपली हम लोग इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ये हम लोगों का आंसर हो जाता है। इसी को दूसरी तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है कि हम लोग u इक्वल टू f और यहाँ पे फंक्शन लगा के v लिख सकते हैं। जो ये u है यानी कि यहाँ पे जो इक्वेशन होगी वो यहाँ पे लिख दी जाएगी, और जो ये v है यानी कि जो ये वाली इक्वेशन थी उसे यहाँ पे लिख दिया जाएगा। खैर आप चाहो ये लिखो चाहो ये लिखो, आपकी चॉइस है, क्योंकि जो चीज दोनों सेम है। ओके,
अब देखिए, ये एक सिंपल सी चीज थी जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी देख ली थी। तो इसमें डिफरेंट क्या है, ये जो पार्ट 2 है, यहाँ पे हम उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन होंगे ये थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। क्यों होंगे वो देखते हैं। जब हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम लोगों के पास नॉर्मली फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का इस टाइप से, यहां तक तो सब ठीक है। उसके बाद जब हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, यहां तक भी सब ठीक है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली अभी तक जो हम लोगों ने सवाल देखे थे वहां पे ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते थे और इक्वेशन मिल जाती थी। बट प्रॉब्लम इस बार ये क्रिएट होगी कि जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोगों को ये इक्वेशंस ही नहीं मिल पाएंगी, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी कि जब ये दो इक्वेशन ही नहीं मिल पाएंगी तो हम लोग आगे का सवाल कर ही नहीं सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नया मेथड आया, नया मेथड या फिर नया तरीका, जिसके हेल्प से हम लोग इक्वेशन को फाइंड करते हैं और उसको आगे मल्टीप्लाई। देखिए, अब मल्टीप्लाई क्या है वो समझते हैं। तो सपोज अगर हमारे पास लिखा है 1/2 और हमारे पास सपोज लिखा है 2/4 और 3/6, क्या ये तीनों बराबर हैं? चलिए चेक करते हैं। ये लिखा 1/2 यानी कि क्या है 1/2। अगर 2/4 को डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 1/2। ओके, 3/6 को डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 1/2। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि तीनों क्या है बराबर है, तीनों एक दूसरे के क्या है बराबर है। ओके, अब देखिए अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो क्या होगा 3, 2, 5 और 1 6। ओके, अब नीचे वाले तीनों को ऐड कर दें यानी कि 6 और 4 10 और 2 कितना हुआ 12। क्या जो ये टर्म हम लोगों को मिला है क्या ये इन सबके बराबर है? देखिए, अगर 6 को 12 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है 1/2, यानी कि जो टर्म है ये इनके बराबर हुआ। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने एक टर्म को फाइंड आउट किया, सिर्फ इतना किया, सबको जोड़ दिया और जो टर्म मिला वो इन सब इनके बराबर ही है। ठीक है, अब सपोज इसमें किसी में भी आप ऊपर और नीचे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करिए। सपोज ये वाला हम लोगों का टर्म है, ठीक है, ये वाला। अब इससे हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते किसी भी नंबर से। सपोज हमने 7 से किया तो ऊपर क्या आ जाएगा 7, नीचे क्या आ जाएगा 7 + 14। तो अब की हम लोगों को एक और टर्म मिला। अब जो ये वाला टर्म है, ठीक है, इसको डिवाइड करिए क्या आएगा 1/2, यानी कि ये अभी भी बराबर है। तो हमारे पास कितने टर्म थे स्टार्टिंग में 3, अब कितने हैं 5। यानी कि हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने अपने टर्म को बढ़ा लिया। अब बढ़ाने के लिए सिंपली हम लोगों ने क्या किया, ऊपर वाले सब ऐड कर दिए, ठीक है, या फिर ऊपर नीचे किसी नॉर्मली नंबर से मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा, अब सपोज हम लोग इस वाले नंबर में से ये वाला घटाते हैं, इस वाले में से ये वाला घटाते हैं तो क्या आएगा, देखिए अगर 2 - 3 करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को -1। अब 4 - 6 करेंगे हम लोगों को क्या मिलेगा -2। अब जो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम लोगों को क्या मिला 1/2। यानी कि जब हम लोगों ने इन्हें माइनस किया, सबको जोड़ दिया या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दी, पर ये हमेशा सब इक्वल है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है, अगर हम लोग अपने सवाल से लिंक करके देखें तो लैग्रेंजे के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास एक फॉर्मेट होगा, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो सिंपली हम लोगों ने 3 इक्वेशन बनाई। अब जो 3 इक्वेशन हम लोगों की बनी वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे जब हम लोग मल्टीप्लायर का यूज करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, इन 3 से हमने 1 2 3 और बना ली, ठीक है, तो वहां पे भी हम सेम चीज अप्लाई करेंगे और उन 3 इक्वेशन से 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, 6 बनाएंगे, जितनी हम लोगों को जरूरत होगी उतनी बनाएंगे। कुल मिला के हम लोगों का एक ही मोटिव होगा कि हम लोगों को 2 इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अगर ये 3 सफिशियंट हैं तो हम लोग इजिली कर लेंगे, अगर हम लोग ये सफिशियंट नहीं है, कमी पड़ रही है, तो हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे और नई इक्वेशंस क्रिएट करेंगे ताकि हम लोगों को इक्वेशन मिल पाए। अब देखिए, सबसे पहली बात ये कि मैंने जितना अभी तक बोला होगा, हो सकता है आपको कुछ ना समझ में आया हो, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर किसी चीज को सबसे पहली बार सीखा जाता है तो वो ऊपर से जाती है, तो बट जब से आप बैक टू बैक देखोगे तो वो चीज आने लगती है। तो सिंपली जब हम अपने क्वेश्चंस को देखेंगे और 1-2 क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आपको जो भी चीजें वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम अब अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है,
तो हम देखने जा रहे हैं अपना पहला सवाल। यहाँ पे मैंने स्टेप लिख दिए हैं, यानी कि जो स्टेप है 1 2 3 हम लोगों के स्टेप है, और ये जो AE लिखा है इसका मतलब है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सिंपली हम लोगों के पास ये सवाल है, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लिखा है, मैं इरेज कर दे रहा हूं अपने हाथों से। तो ये हम लोगों के पास सबसे पहले सपोज सवाल आता है, ठीक है। तो हम लोगों से कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्मेट से, ठीक है। हम लोग वो देखेंगे, मल्टीप्लायर कैसे यूज होंगे वो देखेंगे। अब हम लोग इस चीज का हो सकता है जो कि आपको बोरिंग लगी हो, उसका प्रैक्टिकली यूज क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मेट को देखेंगे, क्या ये उससे मैच करता है या नहीं। वहां पे है PP QQ इक्वल्स टू R। देखिए यहाँ पे ये P है, उसके साथ में हम लोगों के पास क्या है X, और जो XYZ होते हैं ये PQR के ही फंक्शन होते हैं। यानी कि जो फॉर्मेट है, देखिए ये P है ये Q है, और सिंपली ये हम लोगों का कुल मिला के मैच कर रहा है। यहाँ पे जो कैपिटल P की जगह पे ये है, कैपिटल Q, ये कैपिटल R है हम लोगों का, और सिंपली ये P और ये Q, ठीक है। यानी कि हम लोगों का सवाल मैच कर रहा है। केवल यहाँ पे क्या है माइनस, और नीचे क्या है प्लस, यानी कि सिंपली जो हम लोगों को कैपिटल Q है बस केवल वो माइनस में है, यानी कि मैच कर रहा है। फॉर्मेट ये वही है, ठीक है, यानी कि ये वही फॉर्मेट है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे अपनी उस इक्वेशन से और कैपिटल P Q R की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। समझ लीजिए कुछ भी नहीं देखा, ठीक है। तो कैपिटल P क्या है हम लोगों का, यहाँ पे X, कैपिटल Q क्या है हम लोगों का, देखिए यहाँ पे क्या लिखा Y, और फॉरवर्ड में यहाँ पे क्या है प्लस, और यहाँ पे क्या है ये माइनस। यानी कि जो कैपिटल Q है वो Y तो है, पर क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए क्या लिखेंगे माइनस Y, और जो कैपिटल R है वो क्या है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था, बेसिक सा था, यानी कि पहला स्टेप भी नहीं है, यानी कि उससे भी पहले की चीज है कि PQR कंपेयर की, हम लोगों को पता चल गया PQR क्या है। अब आते हैं पहले स्टेप पे, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन पे। तो हम लोगों की जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस होंगी वो होंगी ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, ठीक है। क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं dx, उसके नीचे लिखते हैं P कितना है x, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं dx के बाद लिखते हैं dy, उसके बाद नीचे क्या लिखते हैं हम लोग q, और q कितना है हम लोगों का माइनस का y, एंड देन dz अपॉन r कितना है y स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां तक सिंपल सा हम लोगों ने क्या करा, अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन तक का सवाल करा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को इन्हें सॉल्व करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन को, और दो इक्वेशन को फाइंड करना है। तो मैंने क्या कहा कि हमारे पास एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को दो टर्म लेने हैं और सॉल्व करने की कोशिश करनी, क्या ये हो जाएगी। सपोज हमने ये दो टर्म लिए, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या लिख रहा है, टेक फर्स्ट, टेक फर्स्ट टू टर्म्स, इन दोनों को लिया। तो देखिए यहां पे हम लोगों को मिला dx अपॉन x, dy अपॉन माइनस का y। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब हुआ कि ऐसे सिचुएशन जहां पे d हट चुका हो, यानी कि d रिमूव हो चुका हो, और d कब रिमूव होता है, जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करें, क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है x, 1/x का इंटीग्रेशन करने पे हम लोगों को log x मिलता है। यहाँ पे बेशक यहाँ पे माइनस है, पर यहाँ पे भी 1/y है, यानी कि यहाँ पे भी हम लोगों को इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 1/x का क्या हो जाता है log x, और 1/y का हो जाता है log y, पर क्योंकि यहाँ पे माइनस का है तो इसलिए माइनस log y,
ठीक है। और हम लोग एक ऐड करते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को ऐड करने का क्या तरीका है कि जैसे ही हम लोगों के जो नॉर्मल यहाँ पे क्या है लॉग एक्स, यहाँ पे भी क्या है लॉग वाई, तो हम लोग कांस्टेंट हम लोगों को जो होता है सी, ठीक है, C1 लेते हैं हम लोग जनरली। अगर आप A B C D कुछ भी यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग जो कांस्टेंट लेते हैं हम लोग इनको देख कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी लॉग में है, ये भी लॉग में है, तो हमें अपने कॉमन सेंस का यूज करना है और इसे भी लॉग में ही लेना है, ठीक है। क्यों? अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये लॉग है ये माइनस का, इसको इस साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, और यहाँ पे ये लॉग C1 एज इट इज ऐसे जाएगा, ठीक है। लॉग m प्लस लॉग n इनका फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, लॉग m प्लस लॉग n होता है लॉग mn, यानी कि लॉग xy और इक्वल टू लॉग C1। यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब ये लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, xy, यानी कि हम लोगों को एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब देखिए, अब हम सवाल के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन का हम लोगों ने फॉर्मेट देखा, सेम था। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोगों को। फिर हम लोगों को सॉल्व करना था, दो इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। हमने जब इन दो टर्म को लिया, पहले और दूसरे को, और हम लोगों ने जब देखा कि जो टर्म है पहला दूसरा, इनका इजीली इंटीग्रेशन किया जा सकता है, और जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया तो जो d था वो रिमूव हो चुका है, और हम लोगों को एक इक्वेशन भी मिल चुकी है जो कि C1 इक्वल्स टू xy, यानी कि यहां तक हम लोगों ने काम अपना कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने एक इक्वेशन को फाइंड कर लिया है, और अभी तक हम लोगों ने किसी भी अदर चीज का यूज नहीं किया, यानी कि जो हम लोग बात कर रहे थे मल्टीप्लायर की, वैसे भी अभी उसका कोई यूज नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक कहानी है वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, ठीक है। अब देखते हैं आगे की चीज। आगे हम लोगों को क्या करना था, एक के बाद हम लोगों को दूसरी सॉल्व करनी थी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले इन दो टर्म को देखा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को हम लोगों ने जब देखा तो ये तो सॉल्व हो गया, अभी इन दो को तो ले नहीं सकते हैं, यानी कि सेम पेयर अब बार बार थोड़ी ना ले सकते हैं, वरना वही नहीं आ जाएगा, हम लोगों को अलग अलग लेने हैं। अब अगर हम लोग इसे और इसे लेते हैं तो क्या ये सॉल्व हो पाएंगे? अब देखिए, इधर से देखिए, या फिर मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, dy अपॉन माइनस का y, ये वाला टर्म, उसके बराबरी में हम लोगों के पास है dz अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें तो देखिए ये साइड तो हो जाएगा, नॉर्मली हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, dz, ठीक है। कुल मिला के देखिए, यहाँ पे dy है, dz है, और यहाँ पे x वाला भी टर्म है, यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं हो सकता इजीली, ठीक है। यानी कि ये जो टर्म है, ये इस टर्म में हम लोग इंटीग्रेशन की हालत से इसको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप समझ चुके हो कि हम लोगों को जो प्रॉब्लम है, जो हम लोगों की, वो स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि जब हम लोगों ने दूसरा और तीसरा टर्म लिया और ये सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। अब देखिए, हमने क्या बताया कि अगर हमने दूसरे तीसरा को लिया, सॉल्व नहीं हुआ, तो हम लोग पहला तीसरा देखते हैं। अगर इन केस हम लोग पहला और तीसरा देखेंगे तो पहला क्या है, dx अपॉन एक्स, केवल इतना सा फर्क हो जाएगा कि dx अपॉन एक्स कर देते हैं, dx अपॉन एक्स, और तीसरा वाला तो वही है ना जो कि ये लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए, इसका तो इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि ये y वाला है और यहाँ पे dy जैसे तो कुछ है नहीं, कुल मिला के इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यानी कि अब रोल आता है मल्टीप्लायर का। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा और आपको अपने कान है खड़े कर लेने हैं, और आपको ध्यान से सुनना है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या करा, हम लोगों ने पहली इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग देख रहे हैं अपनी दूसरी इक्वेशन को फाइंड करने का तरीका। अब हम लोगों ने जो, यानी कि जो हम लोग पेयर कर सकते थे दूसरे तीसरे का, पहले तीसरे का, उनकी हेल्प से भी आंसर नहीं आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, वो ध्यान से सुनिए। जब ऐसी सिचुएशन आए जहां पे तीन टर्म एक दूसरे के बराबर हो, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 1/2 और 2/4 और सिमिलरली 3/6 को हम लोगों ने इन्हें मॉडिफाई करके, जोड़ के, इधर उधर मतलब मल्टीप्लाई वगैरह कर करके कई कितने टर्म बना लिए थे। अब वो चीज हम लोगों को यहाँ पे करनी है। अब करनी है यानी कि हम लोग कर सकते हैं, पर क्या सोचना है वो सुनिए। देखिए,
आपको मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये चीज हम लोगों को नोटिस करने को मिलेगी। कुछ रेयर केस है उसमें ऐसा नहीं होता है, पर मैक्सिमम में ये चीज हम लोगों को नोटिस करनी पड़ेगी और हम लोग इसी की हेल्प से करेंगे भी। ठीक है, तो देखना ये है कि नीचे वाले टर्म हम लोगों को सबके देखने हैं। तो जो नीचे वाले टर्म यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइंड में ये रखना है कि यहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए कि इसको 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 ऐड करने पे 0 आए। तो यहाँ की सपोज ऐसे मैं रफ दिखाता हूं, यहाँ पे क्या लिखा एक्स, ये क्या लिखा है माइनस का वाई, ये क्या लिखा है ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको अगर जोड़ें, अगर मैं इसको कहूं सॉल्व करूं तो देखिए यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या, कुछ नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के इसको 0 बना सकते हैं, नहीं बना सकते अभी, क्यों, कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा। ठीक है, अब सोच के देखिए, अगर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर होता, यहाँ पे ये वाई स्क्वायर होता, तो ये कैंसिल हो जाते, ये कैंसिल हो जाते और क्या मिल जाता 0। यानी कि जो ये x यहाँ पे जो है, अगर ये एक्स स्क्वायर हो जाए, ये जो y है ये वाई स्क्वायर हो जाए, तब इन जो टर्म है यानी कि ये नीचे वाले ऐड करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा 0। अब नीचे एक्स स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे कैसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स से करेंगे। और यहाँ पे वाई स्क्वायर बनाने के लिए ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वाई से करेंगे। तो मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है शुरू में आपको अजीब लग रहा हो, पर आप सवाल देखेंगे जब बैक टू बैक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग लिखने जाते हैं एक लाइन और मैं समझाता भी रहूंगा साथ साथ में। ठीक है, टेकिंग मल्टीप्लायर तो यानी कि जो ये वाला है इसमें ऊपर और नीचे क्या है, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स से, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई से, इसमें मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो हम लोगों को कुछ मॉडिफाई करना नहीं है। तो अगर हम लोग इसमें ऊपर और नीचे एक से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में थोड़ी ना कुछ हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टेकिंग मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लायर्स एक्स वाई 1, ये हम लोगों के मल्टीप्लायर और यानी कि ये हम लोगों को मल्टीप्लायर, तो ये हम लोगों के मल्टीप्लायर हो गए। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जैसे कि हमने आपको फिर से बता रहा हूं, जब हमारे पास 1/2 6/12 अगर सपोज है, ठीक है, अब हमने क्या करते हैं, ऐड करा था यानी कि 7 और नीचे अगर ऐड कर देंगे 14, ये इक्वल आ रहा था ना। तो सिमिलरली अब हम लोग ऐड कर देंगे ऊपर वाले टर्म और नीचे वाले टर्म। जैसे कि हमने ऊपर वाले ऐड किए तो क्या आया ये, नीचे वाले ऐड किए तो क्या आया ये, और रखा क्या बराबर में, यानी कि यहां तक आपको समझ में आ गया ये कैसे हुआ। ठीक है, अब सेम इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, लेकिन हम लोग मल्टीप्लायर क्या ले चुके हैं, एक्स वाई और 1। तो एक्स सबसे पहला मल्टीप्लायर क्या है, एक्स, यानी कि ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किस चीज से हो चुकी है, एक्स से, यानी कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ईच फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए पहला मल्टीप्लायर हम लोगों का है एक्स, और एक्स के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स डीएक्स। देखिए मेरा मतलब है कि जब हम लोगों ने मल्टीप्लायर लिया है एक्स, तो ऊपर और नीचे होगी एक्स से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एक्स और एक्स स्क्वायर ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स डीएक्स, यानी कि एक्स डीएक्स, और ये नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सेकंड हम लोगों का क्या है, वाई, तो यहाँ पे जब हम लोग ऊपर नीचे वाई से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या हो जाएगा, वाई डी वाई, और नीचे क्या हो जाएगा, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर। पर क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस का माइनस भी हम लोग लगा देंगे एज इट इज। ठीक है, तीसरा मल्टीप्लायर 1 है, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, तो जो dz है वो ऐसा ही रहेगा, और जो नीचे वाला टर्म है वो भी सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, सिंपली जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाले जोड़े थे ये आया था, नीचे वाले जोड़े थे ये आया था। ठीक है, यानी कि जो ये वाला टर्म है जो हम लोगों ने फाइंड किया है, ठीक है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि ये 3
और ये पार्ट ये सब बराबर है। जिस तरह से ये जो दो टर्म थे इसके बराबर था, तो सिमिलरली बोलते इसके बराबर है, यानी कि यहाँ पे कुल मिला के ये टर्म और ये सब बराबर है। मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नीचे वाला क्या पार्ट हो गया, देखिए यहाँ ऊपर होगा x dx, y dy और dz, नीचे हो गया 0 क्योंकि ये कैंसिल, ठीक है। अब हो गया नीचे 0। अब सुनिए दूसरी बात, कान खड़े करके अब सुनिए दूसरी बात जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी अपॉन में 0 आ जाए तो जो ऊपर हम लोगों का लिखा होता है उसे हम लोग 0 के इक्वल रखते हैं। इसका रीजन मैं भी बताता हूं आपको। देखिए ये लाइन आई, अपॉन में क्या आया 0, तो हम लोग पता क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ऊपर वाली लाइन को और इसे लिख देंगे 0, यानी कि जो अपॉन वाला है वो इक्वल में लिख देंगे। अब ये क्यों करें सुनिए, जैसे कि ये जो टर्म हम लोगों का था ये, यानी कि ये टर्म इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, ठीक है। अब सपोज हमने जैसे कि ये जो 7/14 जो आया है, इसे चाहे हम इसके बराबर रख दें, चाहे हम इसके बराबर रख दें। यानी कि अगर मैंने इन केस ऐसे लिखा हो 7/14 इक्वल टू 1/2 अगर लिखा हो तो ये सही हुआ ना, ठीक है। अब यही चीज यहाँ इस नजरिए से देखिए कि जो हम लोगों का टर्म ये वाला आया है, ठीक है, यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ वो भी इससे। जो ये टर्म आया है यानी कि हम लोगों का x dx, y dy, dz अपॉन 0, अगर हम इसे रख दें पहले वाले टर्म के इक्वल में, अगर जो कि है हम लोगों का x dx अपॉन x², ठीक है। अगर हम लोग इसके इक्वल में रख दें तो ये जो 0 है इसकी जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो क्या आएगा x dx, y dy, dz इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब सिंपली वे में मैंने बता दिया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। या फिर आप केवल इतना माइंड में रखिए, आप केवल इतना माइंड में रखिए, कभी भी नीचे 0 लिखा हो तो ऊपर वाली जो भी लाइन है उसे इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो मैंने क्या किया जो ऊपर लिखा था एज इट इज लिखा इक्वल टू 0, ऐसे हुआ जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो कंफ्यूजन है मैं उसे दूर कर सकूं। अब देखिए हमारे पास ये लाइन आ चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपली हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x है, dx है, y है, dy है और ये dz है। तो जो हम लोग यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² अपॉन 2, y का क्या होता है y² अपॉन 2, और यहाँ पे dz है यानी कि, तो सिंपली क्या हो जाएगा हम लोगों का z। और क्योंकि हम लोग क्या लेते हैं एक कांस्टेंट, तो पिछली बार हम लोगों ने यहाँ पे C1 लिया था, जैसे यहाँ पे C1 लेते हैं, सेकंड टाइम हम लोग क्या लेते हैं C2, यानी कि हम लोगों को C2 मिल चुका है। यानी जो C2 है वो हम लोगों को कितना आया x² अपॉन 2, y² अपॉन 2 प्लस z, यानी कि हम लोगों ने C1 भी फाइंड आउट कर लिया, C2 भी फाइंड आउट कर लिया। अब केवल तीसरे स्टेप पे आना है, वेरी सिंपल स्टेप, यानी कि लिखेंगे हम आवर सॉल्यूशन इज, सबसे पहले क्या करते हैं f उसका C1 कितना है xy, कॉमा C2 कितना है ये x² अपॉन 2, y² अपॉन 2 प्लस z इक्वल टू 0। ये हम लोगों का आंसर। तो ये पहला सवाल था मल्टीप्लाई पे बेस्ड था, हो सकता है आपको ना आया हो क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके अलावा मैं अभी आगे 2-3 क्वेश्चन और देखूंगा, यानी कि आपको आ ही जाएगा, मुझे पता है, ठीक है। एक सवाल था, सबसे पहले कंपेयर करने के बाद पी क्यू आर की वैल्यू मिली, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई। जब हम लोगों ने पहले 2 टर्म को लिया था, ठीक है, पहले 2 टर्म को जब लिया था तो हम लोगों ने जब इंटीग्रेशन किया तो हम लोगों को अपना पहला कांस्टेंट जो चाहिए होता है वो मिल गया, यानी कि यहाँ तक नॉर्मल सिचुएशन थी, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई थी, लैग्रेंजे के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था दुनिया में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को जब दूसरी इक्वेशन चाहिए थी तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे इन दोनों को इक्वल में रखा, यहाँ पे इंटीग्रेशन में हुई प्रॉब्लम, ठीक है, इजिली सॉल्व नहीं हो रहा था। अब फिर हम लोगों ने पहले तीसरे को सोच के रखा कि फिर हमने सोचा कि पहले तीसरे को रखा जाए तब क्या होगा,
फिर जब हमने पहले तीसरे को भी सोच के देखा कंसिडर करके, तो भी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। यानी कुल मिला के इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, इसीलिए हम लोगों को यूज करना पड़ा मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में जो चीज पहली चीज जो आपको नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि सिचुएशन को मैक्सिमम केस में ऐसा बनाओ कि जो जितने नीचे वाले टर्म है उनको ऐड करने पे 0 बने, ठीक है। तो नीचे 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें यहाँ पे x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ी, यहाँ पे y से करनी पड़ी, ताकि इनको कैंसिल किया जा सके इजीली, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सिंपली एक मतलब मल्टीप्लायर लिए x y और 1, यहाँ से x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, सिंपली ऐड कर दिया, जैसे कि यहाँ पे 1/2 बराबर था 6/12 के, ठीक है। अब हम लोगों ने जब इन्हें ऐड कर दिया तो 6 और 1 क्या हो गया 7 और 12/2 हो गया 14, यानी कि जो ये वाला टर्म है ये इनके बराबर ही तो है। तो यानी कि जो हम लोगों का ये नया टर्म आया, यानी कि जो ये वाला टर्म ये आएगा होगा तो इन तीनों के बराबर, जैसे कि ये टर्म है तो इन दोनों के बराबर। अब जो ये वाला टर्म है लॉजिकली समझिए, अगर नीचे कभी भी 0 हो तो आप उसे इसके इक्वल में लिख सकते हैं, ठीक है। रीजन क्या था कि सिंपली जो ये टर्म है ये जब सबके बराबर है तो इसके भी बराबर होगा, यानी कि इसके भी बराबर है। जब ये 0 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो उधर वाला सारा टर्म जितना भी सब 0 हो जाएगा और यहाँ पे जो इक्वेशन सिंपली आ जाएगी, जो वही इक्वेशन यहाँ पे लिखी ये सेम, ठीक है। अब जब ये हम लोगों की सिंप्लीफाई हो चुकी है, यहाँ पे इंटीग्रेशन इजिली किया जा सकता है। हम लोग क्या करते हैं, कुल मिला के हम लोगों को जो डी वाला पार्ट है वो रिमूव करना होता है। यहाँ पे dx है, dy है, dz है, तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करा तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, यानी कि x² इसका हो गया, y का हो गया y² और dz सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो आपको आते ही होगा, यहाँ पे z हो गया और दूसरा कांस्टेंट अपना c2 हो गया, जो कि हम लोगों को फाइंड आउट करना था। तो c1 यहाँ पे मिला, c2 हम लोगों को यहाँ पे मिला, ठीक है। और फिर एक काम था, सॉरी मैंने बिगाड़ दिया, तो नहीं आप समझ रहे, यानी कि c1 भी मिल गया, c2 भी मिल गया। c1 c2 मिलने के बाद हम लोगों को एक फंक्शन लिखना पड़ता है f, c1 जो यहाँ पे है यानी कि xy और c2 यानी कि x²/2 y²/2 प्लस z इक्वल टू 0, ये 0 है, इक्वल टू 0। अब यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो हम देखने जा रहे हैं अपना दूसरा सवाल, जो कि बेस्ड है हम लोगों के लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन पे, और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लायर का यूज करेंगे, और ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट देखिए, PPQQ इक्वल्स टू R। यहाँ पे ये क्या लिखा, P और कैपिटल P ये है, Q कैपिटल Q ये है, और कैपिटल R की वैल्यू ये है। तो जब हम वहां से कंपेयर करेंगे तो कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R की वैल्यू हम लोगों को ये मिल जाएगी। अब मैं काफी बार आपको बता चुका हूं, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही होगी कि कैपिटल P Q R कैसे फाइंड आउट हुए, यानी केवल और केवल कंपेयर किए, यानी कि मैच किए और हम लोगों को पता चल गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का जो यानी कि हम लोगों ने फॉर्मेट को चेक कर दिया। अब जो हम लोगों का पहला स्टेप क्या है कि हम लोगों को ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, यानी कि dx के नीचे p, dy के नीचे q, dz के नीचे r, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों ने क्या किया, dx के नीचे p जो p की वैल्यू थी, dy और dz के नीचे यानी कि q r की वैल्यू लिख दी। कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। एक मिनट, ठीक है, हाँ एवरीथिंग इज ओके। और यहां तक आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब हमारा है काम यहाँ पे इक्वेशंस को फाइंड आउट करने का। तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आप देखिए पहले टर्म को, फिर आप देखिए दूसरे को, तीसरे को, ये 3 टर्म है आपके पास। हमारा काम होता है सबसे पहले इन दो को देखना। उन दोनों को देखने के बाद हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं क्या ये दोनों सॉल्व हो जाएंगी। अगर वो सॉल्व हो जाती हैं यानी कि हम लोगों को पहली इक्वेशन मिल सकती है। अगर हम लोगों की वो नहीं सॉल्व होंगी तो हम लोग दूसरी तीसरी को देखेंगे। दूसरी तीसरी नहीं हो सकती तो हम लोग पहली तीसरी देखेंगे। यानी कि जब हम लोगों ने पहले और दूसरे टर्म को देखा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है dx, ये क्या है dy, और सिंपली अब नीचे देखिए यहाँ पे x भी है, y भी है, z भी है, ये भी, यानी कुल मिला के अगर आप इंटीग्रेशन के अगर देखेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इजी नहीं है। इजी नहीं है यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। सिंपली आप देखिए यहाँ पे केवल dx है, यानी कि अगर ये काफी हार्ड है, यानी कि जब आप मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सवाल देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे नॉर्मल इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता।
तो यानी कि आपको वहीं पे समझ जाना है कि यहाँ पे मुझे आना है मल्टीप्लाई। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो दूसरा तीसरा भी टर्म ले लें या फिर पहला तीसरा भी ले लें तो सेम सिचुएशन ही रहेगी, यानी कि इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे और सवालों में काफी सिमिलैरिटी होगी, आप देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को यूज करना है मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर यूज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सवाल ऐसे होंगे पर मैक्सिमम ऐसे होंगे, ठीक है, कि सिंपली जो नीचे के जितने टर्म हैं इनको ऐड करें और ऐड करने पे क्या बनना चाहिए, 0। तो देखिए सिंपली अगर मैं यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ सिंपली, तो यहाँ पे मैंने अंदर मल्टीप्लिकेशन की मैं यूज करता हूँ ये कि अगर देखिए एक्स वाई स्क्वायर मैं खोल रहा हूँ सिंपली ब्रैकेट को, और एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे है वाई जेड और प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस का जेड वाई स्क्वायर, ठीक है। क्या अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है, यानी कि जो हम लोग नॉर्मली यहाँ पे ऐड कर ही नहीं सकते, ऐड करने में कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि ये 0 तो बन ही नहीं रहा है, ये 0 नहीं बन रहा है, ठीक है। हम लोगों की कोशिश ये है कि इसको 0 बना पाए, ठीक है। अब उस 0 को बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो सिंपली आप ये देखिए, ये क्या लिखा है x, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर होता, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस का रोल है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे होता है। यहाँ पे अगर ये वाई स्क्वायर होता तो तब देखिए ये कैसा आता, ये जब ओपन होता तो हम लोगों को क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जेड, और यहाँ की टर्म क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस के अंदर जब मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, वाई स्क्वायर जेड। तो यानी कि यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, ओके। अब देखिए सिंपली अगर मैं यहाँ पे इसे ओपन करूं तो देखिए क्या मिलेगा हम लोगों को, इसके आगे थोड़ी जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ या फिर लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है, जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये टर्म है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर जेड, सिंपली देखिए यहाँ पे ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर जेड, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है। यहाँ पे कितना है हम लोगों के पास, वाई स्क्वायर जेड, ये भी वाई स्क्वायर जेड है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो अभी तो कैंसिल नहीं हो सकते। पर अगर इसमें हम लोग माइनस से करते हैं मल्टीप्लाई ऊपर, यानी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि ये नीचे वाला टर्म है, यानी कि यहाँ पे माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के अंदर साइन होगा, यानी कि सिंपली अगर यहाँ पे मैं माइनस कर दूं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। और जब ये ऐसा हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे ये दोनों इनसे कैंसिल हो जाएंगे और हम लोगों को क्या मिलेगा, 0, ठीक है। सिंपली है, हम लोगों को ऐसा बनाना है सवाल को कि जो नीचे वाली लाइन है वो 0 हो जाए, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं, तो हमारे समझ में आया कि यहाँ पे अगर हम लोग x से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे y से करते हैं, यहाँ पे -1 से करते हैं, तो हम लोग 0 बना सकते हैं इजीली। और वही लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे, टेकिंग x y, ठीक है, तीसरा हम लोगों का क्या था, -1, ठीक है, एज मल्टीप्लायर, कुछ भी लिख सकते हो आपको ठीक लगे, ठीक है। तो यहां तक आपको आ गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे x y और -1 से मल्टीप्लाई कर दी होगी। अब हम लोग लिखेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप, जहां पे हम लोग एक चौथी टर्म को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं ईच फ्रैक्शन। तो जब x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुई तो ऊपर क्या बन चुका है, x dx, और नीचे हम लोगों का बन चुका है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड, ठीक है। जब y से ऊपर नीचे हुई तो ऊपर क्या बन चुका है, y dy, और नीचे क्या हो चुका है हम लोगों का -y स्क्वायर, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस जेड। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
तीसरा जब हम लोगों का है -1, यानी कि -1 से ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपकी माइनस का साइन, ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस में, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। बाय द वे अगर मेरी टीचिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप सिंपली वहां पे फीडबैक दे सकते हैं कि तेज पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है किसी को ना समझ में आ पा रहा हो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जब नीचे मल्टीप्लाई की -1 की, तो क्या हो गया हम लोगों का -z और x² - y²। तो इसे मैंने ओपन करके अभी दिखाया था, ये जो नीचे वाला टर्म जब इसे ओपन करते हैं तो क्या बन जाता है 0, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों के पास यहाँ पे निकल के आएगा x dx प्लस y dy माइनस dz अपॉन 0। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी अपॉन में 0 लिखा होता है, बिना कुछ सोचे समझे आप क्या कर दो, इस लाइन को लिख के इक्वल टू 0 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब यहाँ पे एक नॉर्मल सी इक्वेशन हम लोगों के पास आ चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x का हो जाएगा x²/2 और y का हो जाएगा y²/2 और यहाँ पे dz है तो सिंपली हम लोगों का क्या हो जाएगा z, और यहाँ पे हम पहला अपना कांस्टेंट लेंगे c1। तो यानी कि c1 तक का सवाल हम लोगों का सॉल्व हो गया है, ये भी सॉल्व हो चुका। हम लोगों ने अपनी पहली इक्वेशन भी फाइंड कर ली है, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने केवल क्या किया था, ऐसा सवाल को बनाया जिससे नीचे वाली लाइन 0 हो जाए। जैसे ही वो 0 हुई और हम लोगों ने फिर अपना इंटीग्रेशन करके अपना पहला जो कांस्टेंट था निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, इसमें सवाल को मॉडिफाई किया, यानी कि ये वाली टर्म बनाई और नीचे 0 लाए, यहां तक हम लोगों की C1 की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हम लोगों को 2 निकालनी होती है, यानी कि C2 की भी वैल्यू निकालनी है। अब एक बार तो हम 0 बना चुके हैं, अब की क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, x, y और -1 को जो मल्टीप्लाई किया था तो हम लोगों के नीचे 0 बन गया। अब हम लोग ये देखेंगे क्या कुछ और लेने पे भी 0 बन सकता है, क्योंकि हम लोगों के मल्टीप्लायर फिर बदल जाएंगे, और जब मल्टीप्लायर बदलेंगे तो जरूरी थोड़ी ना है यही निकल कर आए। कुल मिला के हम लोग इस लाइन तो जो हम लोगों की C1 की वैल्यू आई है, C2 की वैल्यू बस ऐसी ना हो, बाकी अगर हम लोग दोबारा से कोई मल्टीप्लाई लेते हैं, दोबारा से सॉल्व करते हैं, बेशक फिर से 0 बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पर जो C2 आना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी वो इससे अलग होना चाहिए, ठीक है। पर चीज हम लोग फिर से वही रिपीट करेंगे कि हम लोग कोशिश करेंगे जो ये लाइन है नीचे वाली, इन्हें ऐड करने पे हम दोबारा से 0 बना सकें। तो अभी तो हम लोगों ने क्या किया था, x लिया था, y लिया था, -1 लिया था, और जब मल्टीप्लाई की थी तो क्या बना था 0। अब क्या करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है y² और यहाँ पे क्या लिखा है x², यहाँ पे लिखा है x², ठीक है। और यहाँ पे लिखा y², ये लिखा y², ये कैसा है प्लस में, यहाँ पे भी है y², ये कैसा है माइनस में, ठीक है। ये है x² प्लस में, यहाँ पे जब अंदर माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस में। ये z है प्लस में, जब ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये z हो जाएगा माइनस में। यानी कि ये जो x अगर ना हो, ये वाला y ना हो, ये वाला z ना हो, ठीक है, तब हम नीचे वाले तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये 0 बनेगा। मैं दिखाता हूं कैसे। सपोज ये नहीं है तो हम लोगों के पास क्या होगा y² प्लस z, ठीक है। यहाँ पे y नहीं है तो क्या हो जाएगा, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी x² माइनस का z। यहाँ पे अगर z नहीं है तो क्या होगा x² माइनस का y²। अब देखिए ये कैंसिल हुए, ये कैंसिल हुए और ये कैंसिल, क्या आ गया 0, ठीक है। यानी कि हम लोगों को क्या समझ में आया कि इस x को, इस y को और इस z को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो इजीली हम लोग नीचे 0 बना पाएंगे। अब रिमूव तो हम लोग कर नहीं सकते, ठीक है। सबसे पहले मैं ऐसे इरेज कर देता हूं। हमें क्या करना है, हमें इस x को रिमूव करना है, क्योंकि जब x रिमूव होगा, यहाँ पे y रिमूव होगा, यहाँ पे z रिमूव होगा, तब हम लोगों का काम बनेगा। तो x को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/x करना पड़ेगा, तभी तो x से x कैंसिल होगा। तो जब नीचे भी करेंगे तो अगर नीचे 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा 1/x से मल्टीप्लाई।
और अगर इस y को रिमूव करना है तो 1/y करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 1/y से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर इस z को रिमूव करना है तो 1/z करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 1/z से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि हम लोगों के जो मल्टीप्लायर हुए वो हुए 1/x, 1/y, 1/z। ठीक है, और वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे कि टेकिंग मल्टीप्लायर, आप समझ जाओगे। ठीक है, 1/x, 1/y और 1/z। अब जब हमने मल्टीप्लाई ले लिए, ठीक है, अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जैसे कि यहां पे लिखा था ठीक वैसे ही लिखेंगे। तो अब क्या हम लोगों के पास क्या आएगा, ईच फ्रैक्शन इक्वल टू 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz। सिंपली ये हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब जो नीचे वाले टर्म है उन्हें भी ऐड करेंगे। तो जब x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, तो सिंपली हम लोग वो लिखेंगे जो जो बचेगा। तो क्या बचेगा, पहले y² z माइनस का माइनस है यहाँ पे, ठीक है, तो x² प्लस z, और यहाँ पे क्या है देखिए, z से z कैंसिल हो गया, ये है x² माइनस y², यानी कि प्लस x² माइनस का y²। अब देखिए अगर इसको जब खोला जाएगा तो यहाँ पे जो y² है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, जो x² है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, जो ये माइनस है जब इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये वाला z माइनस में होगा और ये प्लस में है ही, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे और हम लोगों को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब सिंपली जो नीचे हम लोगों का 0 मिल गया, यहाँ पे जो नीचे वाला टर्म है 0 हो जाएगा। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, वैसे कोई जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो, लाइन खराब कर रहा हूं पर लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। और ये हो गया 0। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कहा था, अपॉन में 0 जैसे हो इक्वल में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिंपल सी इक्वेशन बन चुकी है हम लोगों के पास। यहाँ पे इंटीग्रेशन भी किया जा सकता है, x dx सारे मतलब इंटीग्रेशन नॉर्मल है, आप देख सकते हैं सॉल्व हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे कर देंगे, तो 1/x का क्या होता है log x, 1/y है तो log y, 1/z है तो log z, और हम लोग लेते हैं कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट होता है c2, वो हो गया c2, पर ये भी लॉग में, ये भी लॉग में, ये भी लॉग में, ये बिना लॉग है तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसा दिस वैसा भेष, यानी कि इसको हम लोग सजा देंगे लॉग के साथ, तो ये हो जाएगा log c2, log c2। ठीक है, अब log m प्लस log n प्लस log m n o जितना भी हो, मतलब लॉग में अगर प्लस में लिखे होते हैं तो वो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, यानी कि इनटू में आ जाते हैं, तो हो जाएगा log, शायद मैं तेज बोल रहा हूं, मैं बताता हूँ, log m प्लस log n, log mn होता है, तो सिंपली log x log y log z log x y z हो जाएगा, log x y z, और यहाँ पे log c2। अब log से log कैंसिल, यानी कि c2 की वैल्यू कितनी निकल के आई हम लोगों की, x y z, ये हम लोगों की c2 की वैल्यू निकल कर आई है। ठीक है, ये अलग पार्ट है, इसको ना देखें। ठीक है, तो हम लोगों की c2 की वैल्यू निकल कर आई है, x y z, c1 की वैल्यू हम लोगों की इधर निकल आई है। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं अपना आंसर, जो कि इसके अकॉर्डिंग बहुत ही सिंपल है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग अपना लिख रहे हैं आंसर अपना, इस लाइन के बाद है, आवर सॉल्यूशन इज f c1 कितना है, x²/2 y²/2 माइनस का z कॉमा xyz, क्योंकि c2 बराबर 0, xyz है ना, ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ दी है, वहां से भी आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, बाय द वे आप समझ चुके होंगे, हमने काफी सवाल सॉल्व किए हैं पहले भी अभी भी, तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। जब C2 आता है C1 आता है तो फंक्शन में
के और C1 C2 की वैल्यू लिख के वहां पे उसे क्रॉस कर देते हैं। इतना सा काम। हम देखने जा रहे हैं अपना आखिरी सवाल, और ये जो सवाल है आपको दिख रहा है, और ये जो सवाल है ये हम लोगों के लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन पे ही बेस्ड होगा। जाहिर सी बात है, मैंने तभी लिया होगा, और ये सवाल लास्ट ईयर आया था, यानी कि जो हम लोगों ने एग्जाम दिया था उसमें ये सवाल आया था, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट को मैच करते हैं। तो यहाँ पे ये P है, और ये कैपिटल P हो गया, और स्मॉल q ये है, तो कैपिटल Q ये हो गया, और ये R हो गया। तो जब अभी तक हम लोगों ने सवाल देखे हैं, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। हम लोगों का पहला स्टेप क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाना। ठीक है, तो हम लोग बिना देर किए हुए अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ता है dx अपॉन में p। अच्छा, ये नॉर्मल थ्योरी है, वो आप खुद भी लिख सकते हो कि लैग्रेंज लीनियर इक्वेशंस आर, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर। ठीक है, अब यहाँ पे p की वैल्यू लिखेंगे हम लोग, जो कि है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड। ये हम लोगों का है p। ठीक है, और ये वाला टर्म है, q है, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे dx का क्या लिखते हैं, dy, वो वहां पे लिखा, देखिए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। और ये है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस zx। और तीसरा टर्म हम लोगों का होता है dz अपॉन r की वैल्यू जो कि कितनी है, zx माइनस वाई। अब हम लोगों की ऑक्सिलरी इक्वेशन जो थी वो आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना, हम लोगों को अब क्या करना होता है कि हम लोगों को इन्हें सॉल्व करना पड़ता है और दो इक्वेशन को फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 3 टर्म होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब नॉर्मली सॉल्व करने की जब आप नॉर्मली सवाल अपने करना स्टार्ट करेंगे, तो आप सवाल देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब सपोज हमने ये दो टर्म लिए, तो यहाँ पे भी देखिए x y z तीनों है यहाँ पे भी, तो इन दोनों टर्म को लेने पे इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। या फिर आप पहला, दूसरा, तीसरा ले सकते लीजिए, वहां पे भी नहीं हो पाएगा, पहला तीसरा लीजिए तो भी नहीं हो पाएगा। यानी कि मल्टीप्लायर का यूज होना है यहाँ पे। तो मल्टीप्लायर का यूज करने के लिए सबसे पहले जो चीज हम लोग अपने माइंड में रखते हैं वो मैंने बताई थी कि हम लोग कोशिश करते हैं कि नीचे वाली लाइन को ये सारे टर्म अगर ऐड कर दें और 0 बना दें। ठीक है, तो फिलहाल देखिए क्या सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको ओपन करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा एक्स जेड जो कि ये है, और जेड वाई जो कि ये है। ठीक है, यानी कि सारे टर्म है वो मतलब उनके दो बार वो हैं, और यानी वो इजीली कैंसिल हो सकते हैं। बस हम लोगों को कुछ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ये मतलब कुल मिला के हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, मतलब एज ए रफली देखिए रफ। तो यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड। ठीक है, यानी कि हमने नोट कर लिया। अब अगर सिंपली हम लोग इसे लिख देंगे तो ये कैंसिल तो हो गया है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ से मल्टीप्लाई, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स वाले कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी बचा है। अब सिंपली अगर हम लोग इसे ओपन कर देंगे तो हम लोगों को मिलेगा एक्स जेड, यानी कि एक्स जेड, और क्या है ये पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है, यानी कि कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा, जेड एक्स माइनस का, और माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस माइनस प्लस और वाई जेड, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हम लोगों को क्या मिलेगा, 0। तो हमने क्या देखा, सिंपली इसमें हम लोगों ने जो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई की -1 से, इसमें भी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई की -1 से, तो जो हम लोगों का एडिशन था, यानी कि हम लोगों ने जब लास्ट में सब ऐड किए तो हम लोगों का 0 बन रहा है, यानी कि जो हम लोगों के मल्टीप्लायर क्या हुए। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं था, और जब कुछ नहीं करते हैं तो अपने आप से क्या मान लेते हैं कि हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई की होगी। ठीक है, और इसमें -1 से, इसमें -1 से, यानी कि हम लोगों के मल्टीप्लायर को 1 -1 -1। ठीक है, क्योंकि जब 1 -1 और -1 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को क्या मिला, 0, और यही तो हम लोग चाहते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो टेकिंग 1 -1 -1 एज मल्टीप्लायर,
तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ईच फ्रैक्शन इक्वल्स टू, अब हम लोग सबको क्या करेंगे ऐड, पर क्योंकि हम लोग यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले में तीसरे वाले में भी हम लोग क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले dx एज इट इज रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा है वैसे का वैसा, और dx के जो नीचे वाला पार्ट है वो भी वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुई है, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। y z, ओके। सेकंड वाले में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये dy ना होके माइनस का dy होगा, ओके। और यहाँ पे नीचे माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो सारे जो साइन है अपोजिट हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस वाला प्लस हो जाएगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तीसरे वाले में भी हम लोगों को -1 का यूज करना है, तो यहाँ पे dz ना होके dz माइनस का होगा, ठीक है। और नीचे भी जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो z के अंदर मल्टीप्लाई ना होकर माइनस z के अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा माइनस का zx प्लस का zy। ये टर्म आ गया। अब यहाँ पे सारे कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर, और यहाँ पे yz है, ये हो गया yz, zx कहाँ गया zx, ठीक है। ये सारे कैंसिल हो गए, हम लोगों को नीचे क्या मिलेगा 0, यानी कि हम लोगों के पास क्या आया dx माइनस dy माइनस dz अपॉन 0। और मैंने कल आपको ये बताया था कि जब भी नीचे 0 आए तो हम लोगों को ऊपर वाली लाइन लिख के इक्वल टू 0 लिख देना है, और रीजन भी मैं आपको बता चुका हूं। तो हम लोग क्या करेंगे dx माइनस dy माइनस dz इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे 0 के बराबर रख देंगे। इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि जो ये इक्वेशन हम लोगों की आई है, ये टर्म ये इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों को अगर इसको किसी के बराबर रख दे, चाहे इसके चाहे इसके चाहे इसके, तो ये वाला 0 उस वाले टर्म को पूरा 0 बना देगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला ऊपर वाली लाइन है, ये 0 के बराबर ही आएगी। अगर आप इसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं एक लाइन लिख सकते हैं, पर कोई जरूरत नहीं है लिखने की। तो ये हम लोगों का आ गया। अब यहाँ पे dx है, dy है, dz है, सिंपलीफाई हो चुकी है इक्वेशन। सिंपली हम लोग अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, और जब हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन तो हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे x, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा y, और यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा z। और हम लोग क्या लेते हैं एक कांस्टेंट, तो हम लोगों का कांस्टेंट क्या होता है c1, ठीक है, वो होता है c1। तो हम लोगों ने कंसीडर किया पहला कांस्टेंट अपना c1, और जो हम लोगों को अपनी पहली इक्वेशन चाहिए होती है वो हम लोगों को मिल चुकी है, यानी कि हम लोगों ने सवाल यहां तक कर लिया है। तो हम लोगों ने सवाल का फॉर्मेट भी लिखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, एक को सॉल्व किया मल्टीप्लायर की हेल्प से, और हम लोगों ने यहां तक अपना सवाल कर लिया। यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या करा, अपनी पहली इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया है, हम लोगों का सवाल यहां तक हो चुका है। अब हम लोगों का काम है कि इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन में से कुछ मॉडिफिकेशन करके अपनी दूसरी इक्वेशन को फाइंड करना है, और जो दूसरी इक्वेशन होनी चाहिए वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उससे डिफरेंट होनी चाहिए, अदरवाइज उसे नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा dx अपॉन ये इक्वेशन dy और dz, ठीक है। तो सपोज अगर इस वाले में से हम ये वाला टर्म माइनस कर दें और इसके बराबर रख दें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबको जोड़ दें नीचे वाले टर्म को, या फिर ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर एक दूसरे को माइनस में कर दें, तो हम लोगों की सब इक्वल ही रहती हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसमें से ये माइनस करूंगा और इसके बराबर रखूंगा, और सिर्फ चेक कर रहा हूं कि आंसर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, एज ए एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है dx, ठीक है, और इसके नीचे वाला टर्म लिख देते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और इसमें से ये वाला माइनस कर रहे हैं। अच्छा कर क्यों रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैं सिर्फ एज ए ट्राई करके देख रहा हूँ होगा या नहीं। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो सकते हैं। तो देखिए क्या पता हम लोगों का सॉल्व हो जाए, क्या पता ना हो, खैर क्या पॉसिबिलिटी है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कैंसिल कर पाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया माइनस का dy, और जब माइनस यहाँ पे माइनस किया तो नीचे भी माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस zx, ठीक है। इस वाले में से ये वाला माइनस कर दिया और इसके बराबर रख देंगे, तो हम लोगों को मिलेगा zx माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। फिर हम लोगों को मिलेगा dx माइनस dy अपॉन यहाँ पे z कॉमन ले लेंगे,
हम लोगों को मिलेगा ये प्लस का एक्स माइनस का वाई ये वाला, ठीक है। और ये है डी जेड अपॉन एक्स सॉरी जेड एक्स माइनस वाई। तो ये जो नीचे वाला टर्म है ये एक दूसरे से हो गया कैंसिल, और ये डी जेड इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई माइनस का डी जेड बराबर 0। अब आप कहेंगे इक्वेशन तो यानी कि सॉल्व हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है यानी कि सिंप्लीफाई हो चुकी है। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा x, यहाँ पे क्या आएगा y, यहाँ पे क्या आएगा z, और हम लोगों का दूसरा कांस्टेंट आएगा ये। अगर देखा जाए जो हम लोगों ने तरीका लगाया वो तो बिल्कुल ठीक था कि हम लोगों ने इसमें से ये वाली माइनस की और तीसरे वाली बराबर रख दी, नीचे वाली टर्म कैंसिल हुआ, कॉमन लिया और ये आ गया। पर आप ये देखिए जो ये आया है वो तो इसके बराबर है, x माइनस वाई माइनस जेड, ये भी यहाँ पे लिखा, मतलब ये दोनों हैं ये इक्वल हैं। और हम लोगों का रूल क्या है, हम लोगों को ये इक्वल नहीं लेने हैं, मीन्स हम लोगों की जो C1 C2 है वो दोनों अलग होने चाहिए, यानी कि जो ये हम लोगों ने सॉल्व किया है ये नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आंसर जब इक्वेशन सेम आ रही है तो यानी कि फायदे क्या होगा, हम लोगों को तो दो डिफरेंट हम लोगों को वैल्यू चाहिए होंगी ना, C1 C2 दोनों अलग अलग हों, ठीक है। तो यानी कि हम लोग इसे नहीं मानेंगे, ऐसे इरेज कर देता हूं। अच्छा हम लोग क्या करके देख सकते हैं, अभी हम लोगों ने इस वाले में से ये वाला माइनस किया था और इसके बराबर रखा था, हम लोग सेम यही चीज करेंगे, पर यहाँ पे ऊपर और नीचे x से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ पे x y z बन जाए, यहाँ पे y से कर देंगे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई ताकि यहाँ पे x y z बन जाए। पर ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें माइनस कर लेंगे ताकि ये सारे जो जितने साइन है वो हो जाए माइनस में। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले में से इस वाले टर्म को माइनस कर रहे हैं और इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे x से, इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे y से। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ऊपर नीचे किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने से, सबको ऐड करने से और एक दूसरे को माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, वो कितना आप जो ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x dx, ओके। और नीचे हम लोगों के टर्म जब x से मल्टीप्लाई होगी तो होगा x क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है, क्योंकि x से मल्टीप्लाई हुई है। अब यहाँ पे जब y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी और माइनस भी कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले तो माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, और y से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुई है तो क्या हुआ, ऊपर तो हो जाएगा y dy और नीचे हम लोग क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई तो क्या होगा नीचे, यहाँ पे हो जाएगा y एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का y क्यूब, क्योंकि माइनस से भी मल्टीप्लाई हुई है, और यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा प्लस का x y z। इसे हम लोग इसमें से ये माइनस किया और इसके बराबर रखेंगे और ये बन गया हम लोगों का डी जेड अपॉन जेड एक्स माइनस वाई। यहां तक सिंपल है, ओके। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली हम लोग फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर यानी कि कॉमन लेंगे, कॉमन लेके फैक्टर बनाएंगे। तो यहां तक हम लोगों ने ऊपर वाली लाइन को लिखा। अब इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों को कॉमन मिल रहा है x, तो हम लोगों को मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। यहाँ पे हम लोगों को कॉमन मिल रहा है y, ठीक है, और माइनस वाई को कॉमन लेंगे तो हम लोगों को यानी जो ये x है ये प्लस में जाएगा। सिंपल है, आप देखेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग माइनस का कॉमन ले रहे हैं y और यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर। ये वही चीज है, सिंपल। आपको इतना तो करना आता ही होगा कि कॉमन कैसे लेते हैं, दोनों में से y कॉमन लिया वो भी माइनस का, और फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई। ये हम लोगों के फैक्टर होगा, ठीक है, एज ए रफ, ओके। ये लाइन आई है, ये हम लोगों की हो गई फैक्टर वाली लाइन है। इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और यहाँ पे है x माइनस वाई। अब इसे रखेंगे इसके बराबर तो हो जाएगा डी जेड अपॉन जेड एक्स माइनस वाई। जो ये है टर्म, ये है, ये एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल, ओके। अब यहाँ पे हम लोग जब कैंसिल हो गए यानी कि इसे इरेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों का जो सवाल है, मैं इसलिए इरेज कर रहा हूं ताकि जो नीचे स्पेस है वो कम है, इसीलिए। अब यहाँ तक देखिए सवाल हम लोगों का सिंप्लीफाई हो चुका है, यहाँ पे इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है।
अब सिंप्लीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे बहुत ही आराम से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंपली आपको दिख ही रहा होगा, log z मिल जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, देखिए अगर नीचे वाले का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, हम लोगों को ऊपर वाली ही लाइन मिलेगी, बस यहाँ पे क्या होना चाहिए था 2, यहाँ पे अगर 2 होता, ठीक है, और नीचे वाले का हम लोग डिफरेंशिएशन करते तो हम लोगों को यही लाइन मिलती। खैर मैं ऐसा नहीं बताऊंगा, हो सकता है कि कोई इंसान जिसे समझ में ना आ रहा हो, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत ही बेसिक तरीके से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये क्या लिखा है? x² - y²। सपोज सबसे मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, इसे t मान लिया, ठीक है, और यहां तक अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि इसे t माना। अब हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x dx, यहाँ पे 2y dy, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। अब सिंपली 2 यहां से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x dx माइनस का y dy, और ये हो गया dt। अब ये जो 2 है इसको इधर ले जाएंगे तो ये अपॉन में 2 आ जाएगा, यानी कि ये जो 2 है ये अपॉन में चला जाएगा अगर इसे उधर ले जाएंगे, और सॉरी 2, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? dt/2। अब इसके अकॉर्डिंग इसको लिख लेते हैं। सिर्फ सिंपली हम लोगों ने इसे किया है, वेल आप जिसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है वो एक लाइन में कर सकता है, पर मैंने इसलिए बता दिया इन केस अगर किसी को नहीं आ रहा था तो वो समझ जाए कि ये हुआ कैसे है। ये क्या है? t, यानी कि हम लोगों का अपॉन में क्या हो गया? t, ठीक है। ये लाइन लिखी है x dx माइनस y dy, x dx माइनस y dy, ये कितनी है? dt/2। सब यहाँ पे तो 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया dt/2, यानी कि अपॉन में 2, अपॉन में 2 यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया हम लोगों का dz/z। यहाँ तक सिंप्लीफाई है, तो सिंपल है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे? इसे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया तो सबसे पहले ये जो 2 है इसकी उधर मल्टीप्लाई कर देगा, इंटीग्रेशन से ठीक एक लाइन पहले हम लोग 2 की उधर मल्टीप्लाई कर देगा, तो हम लोगों का हो जाएगा 1/t dt 2 dz/z, ठीक है, इतना है। अब हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब हम लोगों ने किया तो यहाँ पे क्या हो गया? log t, ठीक है, log t। यहाँ पे हम लोगों का क्या है? देखिए 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, और 1/z का जब हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन तो log z, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 तो बाहर आ गया, log z। अब हम लोगों को चाहिए अपना दूसरा कांस्टेंट जो कि क्या होता है? c2, पर क्योंकि ये भी log में है, ये भी log में है, तो इसे भी log में लेंगे, log c2। अब समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब log के बारे में देखिए, जो ये t है इसकी वैल्यू रख देते हैं ताकि हम लोग अपनी फिर से उसी दुनिया में आ जाएं। देखिए पहले चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने लाइन है इसका मैंने इंटीग्रेशन किया है, तो ये मैंने थोड़ा बेसिक फॉर्म में किया है, यानी कि जिसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है तो वो अगर उसके बाद ये वाली डायरेक्ट लाइन लिखता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैंने इसलिए बता दिया कि इन केस किसी को अगर नहीं आ रहा हो वो इजीली समझ पाए। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी आपको क्या पता हो, आपको पता होगा, यहाँ पे लिखा होता है लॉग, सपोज यहाँ पे लिखा 2 log x, तो ये वाला टर्म है ये पावर में चला जाता है, यानी कि जो पावर है वो नीचे आ जाती है, तो इसे कैसे लिखा जा सकता है? log x², क्योंकि ये जो पावर है ये नीचे आ जाती है, तो वही चीज यहाँ पे करेंगे। ये जो 2 है ये पावर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? log z², और ये क्या है? log c2। सिंपली क्या है? पावर ऊपर चली गई, यानी कि लॉग की प्रॉपर्टी है, या फिर क्या लो कि जिसने लॉग पढ़ा होगा उसे पता होगा ये पावर में चला जाता है, यानी कि log x² को ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सवाल सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ये वाला टर्म है वो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? log ये वाला टर्म माइनस ये, यानी कि log x² माइनस का y² और माइनस का log z² बराबर log c2। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सिंपली इस लाइन के बाद मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ पाए, तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। मैं लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। तो जो ये वाला स्टेप हम लोगों का आया है, ये क्या लिखा है? log, ये भी क्या है? माइनस में log, तो log m माइनस log n, log m माइनस log n, ये क्या होता है? log m/n,
ठीक है, तो वही चीज यहां पे करेंगे कि जब log m माइनस log n हुआ तो क्या मिलेगा हम लोगों को, log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हम लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों के बाहर क्या लिखा है हम लोगों का, log c2। अब log से log कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों को c2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, c2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। यानी कि हम लोगों का जो c2 हम लोगों को जो चाहिए था वो हम लोगों को मिल चुका है, हम लोगों को c2 मिल चुका। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो यानी कि हम लोगों का c1 यहां से मिल गया था, c2 यहां से मिल गया था। अब हम लोग लिखेंगे अपना आंसर। आंसर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं f। तो हम लोगों ने सबसे पहले लिखेंगे आवर सॉल्यूशन इज, तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखते हैं f। उसके बाद c1 कितना है हम लोगों का, x माइनस वाई माइनस जेड और कॉमा के बाद लिखते हैं अपना c2 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर बराबर 0। ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। हमने सॉल्व किया है, इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, यानी कि अगर आप इसे ठीक से जो ये सबसे पहले हमने इधर पे किया, फिर यहाँ पे किया, उसके बाद हमने थोड़ा सा पार्ट इधर और फिर लास्ट में आंसर इधर लिखा है, तो ये सिंपली आप वहां से कॉपी से देख सकते हैं। मैंने पीडीएफ वहां पे आपको दी है डिस्क्रिप्शन में। हम लोग सवाल को सॉल्व कर चुके हैं और हम लोगों का लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन है वो टॉपिक खत्म हो चुका है। और इस टॉपिक को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। 2-3 चीजें जो मैंने आपको बताया था नोटिस करने को, आप वो चीज माइंड में रखिए। बाकी आप जो प्रैक्टिस करेंगे उससे आप इसे और भी ज्यादा अच्छे से सवाल कर पाएंगे। आप सवाल देखते ही इसे समझ जाएंगे कि इसे किस तरह से करना है। तो वीडियो को करते हैं क्लोज। थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने आगे का टॉपिक, शायद वो 4 फीट हो, कोई भी हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।